मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक अक्षय ऊर्जा स्रोत से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं और इसमें आपको एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन मिलेंगे और जो परीक्षा में आए दिन हमेशा पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। यहाँ जो हम लोगों के बीच में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें क्या दिया गया है यहाँ देखते हैं बेटा। इसमें जो पूछा गया है, कहा गया है कि एमपीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। ये आपके यूपीपीसीएल की जो परीक्षा हुई थी, कौन सी 2021 में, इस परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है और ये आपकी परीक्षा में पूछा गया था। एमपीपीटी का फुल फॉर्म तो यहाँ बेटा मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक, ये गलत दिया गया है, ठीक है। और यहाँ दिया गया है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ये यहाँ पर एकदम सही आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यहाँ पर सी मैक्सिमम पायलट दिया गया, ये चीज रॉन्ग है। और यहाँ पर ट्रैक दिया गया, ये चीज रॉन्ग है। और इधर मिनिमम दिया है, इसलिए पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है एमपीपीटी के उपयोग से सोलर पीवी, ठीक है ना, पीवी का फुल फॉर्म होता है फोटोवोल्टाइक, ठीक है, की दक्षता कितनी बढ़ जाती है। तो जब हम एमपीपीटी का उपयोग करते हैं तो सोलर पीवी की एफिशिएंसी जो होती है ये बेटा कितनी बढ़ जाती है, इससे रिलेटेड ये आपका पॉइंट दिया गया है और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 20 से 30% इसकी एफिशिएंसी जो है सोलर पीवी की बढ़ जाती है। आपका 20 से 25 नहीं होगा और 10 से 30 भी नहीं होगा और 10 से 20 भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, 20% से 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एमपीपीटी किस संयंत्र का भाग है। ये आपके यूपीपीसीएल की परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। वीडियो पूरा देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हैं आप लोगों की परीक्षा के लिए। तो यहाँ पूछा गया किस शक्ति संयंत्र का भाग है, ये पॉइंट पूछा गया था पेपर में। तो ये हाइड्रो में नहीं लगता है इस प्रकार का कोई भी संयंत्र, थर्मल में भी इस प्रकार का कोई भी संयंत्र नहीं लगता है, गैस पावर स्टेशन में भी इस प्रकार का कोई भी संयंत्र नहीं होता है। तो बेटा सोलर पावर स्टेशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रकाश वोल्टेज सेल लिखा खाली स्थान होते हैं। तो याद रखना जितने भी प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं, ये अर्धचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। खराब चालकों से नहीं, अति चालकों मतलब सुपर चालक होता है और चालक मतलब कंडक्टर होता है, इनसे किसी से नहीं बनाए जाते हैं, ये सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, अर्धचालक से। तो बेटा आपको बता दें जो अर्धचालक होते हैं वो मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध अर्धचालक, ठीक है ना, और कुछ होते हैं कौन से, कुछ होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालकों को हम नेज अर्धचालक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, और कुछ होते हैं इंट्रिंसिक या मिश्रित अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है ना, इनको हम कुछ को अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। जो अशुद्ध अर्धचालक हैं इसमें क्या होता है, सबसे पहले शुद्ध अर्धचालकों के बारे में जानते हैं। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं ये होते हैं आपके कौन से, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, ठीक है ना, सी इसका सिंबल होता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जबकि मिश्रित अर्धचालक या जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर आते हैं, ठीक है। याद रखना पी जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं और एन जो होते हैं ये नेगेटिव होते हैं। ऐसी धातुएं जिनमें धनात्मक का गुण होता है वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में लगाए जाते हैं और जिनमें ऋणात्मक की ध्रुवता या हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है उनको हम एन प्रकार के अर्धचालकों में उपयोग करते हैं। तो पी और एन अर्धचालक को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन लेते हैं, ठीक है ना, जर्मेनियम या सिलिकॉन में से कोई एक ले लेते हैं और इसके साथ में त्रिसंयोजी, ठीक है ना, ट्राइवेलेंट धातुएं लेते हैं, ठीक है ना, जैसे बोरान है, इंडियम है, गैलियम है, इस प्रकार, ठीक है ना, बोरान है, इंडियम है, गैलियम है, इस प्रकार की धातुएं ले लेते हैं और ये होती हैं त्रिसंयोजी धातुएं। जो त्रिसंयोजी धातुएं होती हैं बेटा ये होती है कैसी, ग्राही होती हैं, क्योंकि इसमें
इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 पूरी करने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना, मतलब एक इसमें होल खाली होता है। और इस जो कोई भी अगर अर्धचालक होगा तो अर्धचालक में होता क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, और जबकि जो त्रिसंयोजी धातु होती है इसकी अंतिम कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए यहाँ पर एक होल्स बचता है, जो होल्स बचता है ये धनात्मक होता है, इसी कारण से ये पी अर्धचालक जो है ना ये धनात्मक होते हैं। अब एन टाइप की बात करते हैं। एन टाइप में हम क्या करते हैं, पंच संयोजी धातुओं को लेते हैं। जो पंच संयोजी धातुएं होती हैं, ठीक है ना, पंच संयोजी धातुएं मिलाते हैं। जो पंच संयोजी धातुएं होती हैं, एन प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए हम पंच संयोजी धातुओं का उपयोग करते हैं। जो पंच संयोजी धातुएं होती हैं ये होती हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है ना। एंटीमनी Sb सिंबल होता है, एंटीमनी का Sb सिंबल होता है, फास्फोरस होता है Ph, ठीक है ना, आर्सेनिक होता है Ar और एंटीमनी होता है Sb। एक बार पुनः इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें होता है, ठीक है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हम फास्फोरस लेते हैं, ठीक है ना, आर्सेनिक लेते हैं Ar, आर्सेनिक लेते हैं, एंटीमनी लेते हैं Sb, ठीक है ना। एंटीमनी जो होता है, तो ये जो होती है ये पंचसंयोजी धातुएं होती है। अब पंचसंयोजी धातुएं और प्लस जर्मेनियम या सिलिकॉन, इन दोनों में से कोई एक, और ये पंचसंयोजी धातुएं, इनसे मिलकर के बनता है आपका पी टाइप का तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन होता है अतिरिक्त। एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऋणात्मक होता है। जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है तो ये पूरा का पूरा ऋणात्मक होता है, ठीक है। इस प्रकार से अशुद्ध अर्धचालक होते हैं जिनको हम, शुद्ध को हम नेज अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना, और इसको हम इंट्रिंसिक या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जो अशुद्ध अर्धचालक हैं इनके अंतर्गत आपके पी और ये प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। और जो फोटोवोल्टाइक सेल हैं ये इन्हीं पी और एन अर्धचालक के सहयोग से, ठीक है ना, इसका निर्माण किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें लिखा है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है ना, गैलियम आर्सेनाइड। यहाँ बेटा लिखेंगे Ga, गैलियम आर्सेनाइड में यहाँ पर लिखेंगे GaAs, ठीक है। क्या लिखेंगे, गैलियम आर्सेनाइड का जो सिंबल होता है Ga कैपिटल AS, ये गैलियम आर्सेनाइड है। गैलियम आर्सेनाइड में क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड किस प्रकार होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना जो गैलियम आर्सेनाइड होता है ये भी बेटा, इसमें जो गैलियम है और आर्सेनाइड है ये भी आपके कैसे हैं, ये भी आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं। इसका बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है, HVDC। HVDC ट्रांसमिशन में प्रयोग ना किया जाने वाला अवयव कौन सा है। जो HVDC होती है हाई वोल्टेज धारा, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, संचरण लाइन होती है, उसमें इनमें से हम किसका उपयोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हम सोलर पीवी का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी परिणाम मित्र होता है, ट्रांसफार्मर होता है, रेक्टिफायर होता है और इन्वर्टर होता है, इनका सबका उपयोग करते हैं। परंतु सोलर पीवी का उपयोग जो है ना डीसी ट्रांसमिशन के लिए नहीं किया जाता है। सोलर पीवी का उपयोग केवल सूर्य की किरणों के द्वारा, ठीक है ना, सूर्य की किरणों के द्वारा क्या करते हैं, सूर्य की किरणों के द्वारा जो आपकी प्लेट रहेगी इस पर रेडिएशन गिरता है, रेडिएशन के साथ साथ में होता क्या है, रेडिएशन के साथ साथ में ये उत्पादित करती हैं किसका, उत्पादित करती हैं डीसी सप्लाई का। ये उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसके लिए उत्पादन करने के लिए इनका उपयोग लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सोलर पीवी द्वारा उत्पादित वोल्टेज का टर्मिनल आउटपुट क्या है। तो याद रखना एक सोलर पीवी जो होती है इसका आउटपुट टर्मिनल जो होता है वहां से आप डीसी सप्लाई प्राप्त करते हैं।
एसी नहीं होती है, क्योंकि सोलर पीवी हमेशा डीसी सप्लाई का ही उत्पादन करता है, और इम्पल्स भी नहीं हो सकता है कभी, चरघातांकी भी नहीं हो सकता है। एक बात आपको सीक्रेट बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी डिवाइस कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी युक्तियां होती हैं, ठीक है ना। जो स्थायी युक्तियां होती हैं उनके द्वारा, सभी के द्वारा किस प्रकार की सप्लाई? डीसी सप्लाई प्राप्त की जाती है। जबकि जो चल होती है, मूवेबल होती है, ठीक है ना, जो घूमती हैं, घूम करके विद्युत का उत्पादन करती है, जैसे मोटर, जैसे जनरेटर है, ठीक है ना, जनरेटर है, रोटरी कन्वर्टर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, डीसी जनरेटर है। तो जो घूम करके विद्युत का उत्पादन करते हैं उनके द्वारा एसी सप्लाई उत्पादित की जाती है, चाहे फिर वो डीसी मशीन ही क्यों ना हो। डीसी मशीन होगी तो उसके आर्मेचर में एसी सप्लाई होती है, और जो युक्तियां स्थायी रह करके इनमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, वो डीसी सप्लाई का उत्पादन करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पवन टरबाइन के एमपीपीटी नियंत्रण को, लिखा है खालिस्तान, के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसके द्वारा हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं? इष्टतम का मतलब होता है उच्चतम, यहाँ उच्चतम डायरेक्ट लिखा है, यहाँ भी इष्टतम लिखा है, इसका मतलब होता है उच्चतम, ठीक है ना। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, परंतु सन ट्रैकर के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर पीवी का पीवी वक्र कैसा होगा? ठीक है, सोलर पीवी का पीवी वक्र जो होगा ये कैसा होगा? ठीक है, याद रखना सोलर पीवी का पीवी वक्र जो होता है ये अरेखीय होता है, नॉन लीनियर होता है, ठीक है, याद रखेंगे ये अरेखीय होता है, नॉन लीनियर होता है। क्यों? इसका एक रीजन है, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? इसमें जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में सूर्य यहाँ पर उगा हुआ है, ठीक है ना, सूर्य जो है यहाँ पर है। अब हुआ क्या कि पहले सूर्य की रोशनी जो है धीरे धीरे बढ़ती गई, दोपहर को बढ़ गई, कोई बादल आ गया तो थोड़ी सी घट गई, फिर से बढ़ी, फिर से बादल आ गया, फिर से घट गई, फिर से तेजी हो गई, फिर धीरे धीरे शाम को धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम रेखीय ग्राफ कह सकते हैं क्या, या ज्यावक्रीय कह सकते हैं, चरघातांकी कह सकते नहीं कह सकते, इसको हम अरेखीय या नॉन लीनियर ग्राफ कहते हैं, ठीक है, नॉन लीनियर के अंतर्गत आता है, इसको हम नॉन लीनियर ग्राफ कहते हैं, ठीक है, याद रखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सौर पीवी की सुरक्षा से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसका सौर पीवी की सुरक्षा से संबंधित कौन नहीं है? यहाँ है पहला ऑप्शन ग्लास, दूसरा आपका इनकैप्सुलेंट, फिर लिखा है टेडलर, इसके बाद एमपीपीटी। तो बेटा यहाँ बता दें, जो सौर पीवी होता है, सौर पीवी की सुरक्षा के लिए एमपीपीटी का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि एमपीपीटी का उपयोग जो सोलर के द्वारा, जो आपका सोलर पीवी होता है, ठीक है ना, सोलर पीवी होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? डीसी सप्लाई का उत्पादन करते हैं, ठीक है, इसके द्वारा डीसी सप्लाई का उत्पादन। अब इस डीसी सप्लाई के द्वारा जो उत्पादन करेंगे, ठीक है ना, और जितना भी इससे उत्पादन हो रहा है उससे जब हम एमपीपीटी साथ में जोड़ेंगे, इससे होकर के अगर सप्लाई हम प्रोवाइड करवाएंगे सोलर पैनल की, तो ये क्या करता है कि जितनी भी सप्लाई इसको मिलेगी, सप्लाई का 20 से 30% इंक्रीज कर देता है, मतलब ये बढ़त बना करके सप्लाई को आउटपुट करने देता है। तो इसका उपयोग हम सुरक्षा के लिए नहीं करते, ठीक है, याद रखना। एमपीपीटी के द्वारा सोलर पीवी में क्या होता है? एमपीपीटी के द्वारा सोलर पीवी में 20 से 30% जो सप्लाई होती है बढ़ जाती है, ये बढ़ करके मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, फोटोवोल्टाइक प्रभाव की खोज किसने की है? तो याद रखना बेटा, आयरन क्यूरी ने इसकी खोज नहीं की, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ठीक है ना, और आयरन क्यूरी ने बैकरोल क्लोरोन की खोज की थी, हेनरी बैकरोल के साथ मिलकर। जबकि फोटोवोल्टाइक प्रभाव की खोज किसने? हेनरी बैकरोल ने की थी 1839 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर जो है 11 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा? सी। और नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, वो भी यहाँ पर डेट रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है? सोलर पीवी में सौर प्रकाश के परावर्तन को रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो सोलर पीवी है, सोलर पीवी के
सोलर पीवी में जो सौर प्रकाश होता है इसके परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ सोलर पैनल ये लगा हुआ है, सोलर पैनल पर सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है ये प्रकाश परावर्तित ना हो पाए, तो इसको परावर्तन से रोकने के लिए, हम किसका उपयोग करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर आपका होगा बी, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, इसका उपयोग करते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? सूर्य की जितनी भी किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं ये उन किरणों को वापस नहीं जाने देता है, ठीक है, ये क्या करता है? उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिससे जो सोलर पैनल होता है या सोलर सेल होती है ये पूर्ण रूप से उस प्रकाश को विद्युत में रूपांतरित कर देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बेटा कोयला जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन, केरोसिन ऑयल जीवाश्म ईंधन। इनको कैसे पहचान सकते हैं? कि ऐसे ईंधन जो लाइफ में या कुछ समय में नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब समाप्त हो जाएंगे। जो समाप्त हो जाने वाले ईंधन होते हैं उनको हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं, और जो कभी समाप्त न होने वाले ईंधन है, ठीक है ना, ये हैं आपके सूर्य का प्रकाश, और ये इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया गया अभिलक्षण वक्र किससे संबंधित है? सौर पीवी से, जल शक्ति संयंत्र से, गैस शक्ति से, ज्वारीय शक्ति से। तो बेटा आपको बता दें यहाँ पर मॉड्यूल जो है, ये जो मॉड्यूल लिखा हुआ है, शक्ति लिखा हुआ है, तापमान लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर और पावर से संबंधित ये अभिलक्षण वक्र है। और इसमें जो मॉड्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मॉड्यूल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये मॉड्यूल केवल सौर पीवी में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक सौर पैनल न्यूनतम 12 वोल्ट सप्लाई प्राप्त करने के लिए कितने सौर सेल उपयोगी है? एक सोलर पैनल है और सोलर पैनल के द्वारा हमको 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। जब 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो हमको यहाँ पर कितने सौर सेल का उपयोग करना है? तो बेटा आपको बता दें जितनी आपको वोल्टेज उत्पादित करनी है उसी में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो नंबर ऑफ सेल है, ठीक है ना, एनसी नंबर ऑफ सेल है, ये प्राप्त हो जाएगी। मैंने क्या बोला? जितनी वोल्टेज आपकी दी गई है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो है नंबर ऑफ सेल प्राप्त हो जाएगी। तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। याद रखना है इस बात। जब हमको केवल वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? वोल्टेज जब हमको प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ सेल अगर है तो इसी में हम 3 से डिवाइड कर देंगे और आपकी वोल्टेज यहाँ क्षमता आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी सौर पीवी में 18 सेल, बेटा उसी के नेगेटिव क्वेश्चन है, 18 सेल जुड़े हैं, इस सौर पीवी द्वारा कितनी वोल्टता प्राप्त की जा सकती है? अब देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज निकालना है तो एन सी यहाँ रखेंगे और बटे 3 कर देंगे। तो अब होगा क्या? टोटल वोल्टेज जो आपकी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? सेलों की संख्या और बटे 3 कर देंगे, कैंसिल करेंगे इसको तो आपकी आ जाएगी 6 वोल्ट, ठीक है। और यही आपका आंसर है 6 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जूल के इक्वल होता है। 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है 1 मेगा जूल जो है कितने kWh के बराबर होता है? तो बेटा ये कुछ नया क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा, तो इसका जो राइट आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर डी, 278 kWh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1 TOE, इसका मतलब होता है टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट TOE, ये एक शब्द आया है सामने, ठीक है ना। 1 TOE इक्वल टू कितना kWh होता है? क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा बी, 11,634 किलोवाट घंटा, ठीक है ना। 1 TOE इक्वल टू 11,634 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लिखा है 1 BTU थर्मल यूनिट, ठीक है ना, में कितने जूल होते हैं? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में जूल की संख्या कितनी है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
20 का आंसर हो जाएगा 1055 जूल। याद रखना बेटा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो बेटा आपको बता दें कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा ये बी होगा, क्योंकि जो शक्ति होती है, ठीक है ना, ये न्यूटन प्रति सेकंड है और जूल प्रति सेकंड, ठीक है, जूल प्रति सेकंड आवेश बटे समय। तो यहां पर जो आपका वाट शक्ति जो है एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। याद रखना इसको, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है कैलोरीफिक मान की इकाई क्या है? कैलोरीफिक मान जो होता है ये ईंधनों में होता है और ईंधन से संबंधित है। जिस ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका दहन उतना ही ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। याद रखना इसका राइट आंसर आपका कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा अवयव विंड टरबाइन का नहीं है? निम्न में से कौन सा अवयव विंड टरबाइन मतलब पवन टरबाइन का नहीं है? यहाँ या मैकेनिक्स, गियर बॉक्स, रोटर, ब्रेक और सर्ज टैंक। तो बेटा यहाँ आपको देखिए ये ऑप्शन नंबर 4, ये सर्ज टैंक जो है ये आपका पवन टरबाइन से संबंधित नहीं है, क्योंकि सर्ज टैंक बेटा हाइड्रो पावर प्लांट का एक भाग है। और सर्ज टैंक के द्वारा हम क्या करते हैं? सर्ज टैंक के द्वारा वाटर हैमर, ठीक है ना, वाटर हैमर की जो क्रिया होती है, ठीक है ना, वाटर हैमर की क्रिया होती है, ये सर्ज टैंक के द्वारा समाप्त हो जाती है। सर्ज टैंक को हम टरबाइन और पेन स्टॉक के बीच में स्थापित करते हैं, ठीक है। सर्ज टैंक जो है ये हाइड्रो पावर प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया गया है या मैकेनिक्स का उपयोग किस टाइप के टरबाइन में किया जाता है? क्या उपयोगी है, ठीक है ना। अभी अभी ऊपर ये शब्द आया था तो आप लोगों को वहां पर बताया गया था, क्वेश्चन में बताया गया था या मैकेनिक्स जो होता है ये किस में? पवन टरबाइन में लगाया जाता है। हाइड्रो और गैस तो यहाँ छोड़ दीजिए, परंतु यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर पवन टरबाइन दिया गया, एक क्षैतिज पवन टरबाइन दिया गया। तो क्या करेंगे, या मैकेनिक्स कभी भी ऊर्ध्वाधर पवन टरबाइन में स्थापित नहीं किया जाता है। इसको हमेशा हम किसमें? क्वेश्चन नंबर 24, इसको हमेशा हम क्षैतिज टरबाइन के साथ में उपयोग में लेते हैं। इसका काम होता है वायु की जो गति है या दिशा है किधर से भी हो, या मैकेनिक्स के द्वारा जो क्षैतिज टरबाइन है ये स्वतः ही वायु की दिशा में अपने जो पंखड़ी इसकी जो विंड जो एक तरीके से कहेंगे जो रोटर होता है या जो पंखे होते हैं वो स्वतः ही वायु की दिशा में घूम जाते हैं, ठीक है बेटा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बायोगैस में कितने प्रतिशत मेथेन गैस पाया जाता है? तो जो बायोगैस होता है, ठीक है ना, जीव जंतुओं के द्वारा जो प्राप्त होता है बायोगैस, इसमें मेथेन गैस CH4, ठीक है ना। मेथेन गैस की संख्या पूछी है, मतलब मेथेन गैस का परसेंटेज पूछा है, ये कितना होगा? तो बेटा याद रखना इसमें बायोगैस में मेथेन गैस का परसेंटेज 60 होता है और 40% में अन्य गैसें होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है। तो बेटा कैसा रहा हमारा आज का वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखना ना भूलें बेटा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में। जब आप हमारा वीडियो शेयर करते हैं तो मन में एक बहुत विशेष प्रकार की खुशी मिलती है। ये लगता है कि हाँ हमारे कहीं तो कुछ अंश, कुछ बेटे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमको समझते हैं। तो बेटा आप लोगों से आग्रह है हमारी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में और सब लोगों को बताइए कि अब इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो आता है। हमें आशा है कि आप लोगों ने कल मतलब 5 सितंबर को अपने गुरुओं का मान सम्मान रखा होगा निश्चित रूप से, और आपके इस छोटे से संस्थान में एकता टेक्निकल कोचिंग में भी UPPCL 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास
इस चैनल पर भी आप लोगों का बहुत जोर तोड़ से टीचर्स डे मनाया गया और जितने भी हमारे दोस्त ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे जुड़े हुए थे, मैं उन सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं और सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।